हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब डिकोडर। इस वीडियो में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को क्विकली रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेस जैसा कि हमें पता है, लोड अपॉन में एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो हम जैसे लोड लगा रहे हैं किसी बॉडी पे, उस पे जो लोड लग रहा है, लोड की वजह से जो इंटरनल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, उस लोड को अपोज करने के लिए एक और लोड लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। और जो पर यूनिट एरिया वो लोड लग रहा है, इसी को स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस और प्रेशर में यही डिफरेंस है। प्रेशर जो है वो एक्सटर्नली जनरेट होता है, स्ट्रेस इंटरनली जनरेट होता है। ओके, तो इसका जो मेगा पास्कल है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इसको मोस्टली यूज़ करते हैं यूनिट में। स्ट्रेन डायमेंशन लेस है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, और वी कैन से चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। हुक्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट। ओके, तो प्रोपोर्शनल लिमिट के एक कांस्टेंट आता है जिसको यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, जो ई से डिनोट किया गया है, कैपिटल ई से। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, और इसका एक और फार्मूला बनता है डेराइव करके 1 अपॉन में यंग्स मॉडुलस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड 1 माइनस में 2 म्यू। सिग्मा एक्स डायरेक्शन में जो हमें स्ट्रेस मिल रहा है, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में 1 माइनस में 2 म्यू। म्यू यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो है। इलास्टिक कांस्टेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। इलास्टिक कांस्टेंट का फॉर्मूला नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जल्दी इसको देखते हैं। ये लास्ट के मोमेंट में बहुत काम आता है, एग्ज़ाम के जस्ट 20 मिनट पहले, 30 मिनट पहले, और हम आराम से उसको याद कर पाते हैं, रिकॉल कर पाते हैं। तो जी बराबर में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसका फॉर्मूला शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन। ये हो गया आपका बल्क मॉडुलस, जो के से डिनोट किया गया है स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब रिलेशन देखेंगे इन तीनों कांस्टेंट के बीच में और पॉइजन्स रेशियो के बीच में। ये यहाँ पे यंग्स मॉडुलस है, के जो है वो बल्क मॉडुलस है, म्यू जो है वो हमारा पॉइजन्स रेशियो है। तो E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, E बराबर 2G 1 प्लस म्यू, E इक्वल टू 9Kg अपॉन में 3K प्लस G, और पॉइजन्स रेशियो म्यू इज इक्वल टू 3K माइनस 2G 6K प्लस 2G। इस चार फार्मूला को एकदम याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस रिलेशन पे 110%। इलोंगेशन यूनिफॉर्म बार डेल एल, यूनिफॉर्म बार के लिए इलोंगेशन का फॉर्मूला पी एल ए अपॉन ई, जो लोड लग रहा होता है पी, एल लेंथ ऑफ द बार, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई जो है यंग्स मॉडुलस है। टेपर रॉड के लिए 4PL पाई ई D1 D2, D1 जो है स्मॉल डायमीटर और D2 जो है वो लार्ज डायमीटर। ओके, इलोंगेशन ऑफ बार ड्यू टू सेल्फ वेट से जो इलोंगेशन जनरेट होता है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है 9.8 रो एल स्क्वायर अपॉन में 2E, और डेल एल इक्वल टू WL अपॉन 2AE। कॉनिकल बार जो है उसके लिए WL अपॉन 6AE आता है। रिलेशन पूछा जाता है कॉनिकल बार में और यूनिफॉर्म बार में कि वो कितने टाइम्स इक्वल होगा यूनिफॉर्म बार के। ओके, तो इसमें आप रिलेशन निकाल सकते हैं। जो 1/3 टाइम्स होता है कॉनिकल बार यूनिफॉर्म बार में जो इलोंगेशन जनरेट होता है। थर्मल स्ट्रेस पता है, अगर हम उसको किसी बार को या बीम को हम एक दोनों तरफ से रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और उसके बाद हम उसमें उसको हीट दे रहे होते हैं, तो उसमें स्ट्रेस जनरेट होता है, क्योंकि वो एक्सपेंड कर रहा होता है लेंथ, और एक्सपेंशन की जगह वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस भी जनरेट होता है उसमें, और इस स्ट्रेस को थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। अगर वो फ्री एक्सपेंशन है तो उसमें स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, जीरो आएगा, चाहे वैल्यू कितना भी दे दिया हो आपके क्वेश्चन में,
उसका आंसर टिक करेंगे 0। तो फ्री एक्सपेंशन लेंथ का फॉर्मूला अल्फ़ा डेल टी अपॉन में एल। अल्फ़ा है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, डेल टी चेंज इन टेम्परेचर, एल इज़ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। थर्मल स्ट्रेस अल्फ़ा डेल टी ई, अल्फ़ा फिर से कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, डेल टी change in temperature, E Young's modulus when length is completely restricted. Now second condition है thermal stress when free expansion is prevented up to some length। तो इसका जो फार्मूला होगा डेल एल माइनस में अलाउंसेस अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ओके, जो अलाउंसेस है कितना लेंथ हम प्रिवेंट करवा रहे हैं। ओके, फॉर वेयरिंग क्रॉस सेक्शन, ये भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। कोई वेयरिंग क्रॉस सेक्शन है उसमें थर्मल स्ट्रेस कैसे जनरेट होगा। तो अल्फ़ा टी डी टू अपॉन में डी वन, डी टू इज़ द बिग डायमीटर, डी वन इज़ द स्मॉल डायमीटर। रिलेशनशिप बिटवीन एस एफ टी बी एम डी एंड लोड, जो लोड है वो चेंज इन शियर फोर्स और डी एक्स, डेरिवेशन ऑफ शियर फोर्स अपॉन में डी एक्स, ऐसे ही डी एम अपॉन में डी एक्स शियर फोर्स। मोमेंट एरिया मेथड फॉर मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार आ जाए तो जस्ट फार्मूला बेस आएगा, आप इजीली कर सकते हैं। ए अपॉन में ई आई, ए आपको पता है एरिया, ई यंग्स मॉडुलस, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये स्लोप मैक्सिमम स्लोप और ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ए एक्स बार ई आई। प्योर बेंडिंग के लिए इक्वेशन इससे आ सकता है एम अपॉन में आई सिग्मा बी अपॉन में वाई ई अपॉन में आर। बेंडिंग स्ट्रेस के लिए ये फार्मूला है, एम जो है बेंडिंग मोमेंट है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सिग्मा इज़ द बेंडिंग स्ट्रेस और वाई इज़ द अप टू सम लेंथ जो उसकी डिस्टेंस दी होती है न्यूट्रल एक्सिस से, और ई अपॉन में आर, ई जो है यंग्स मॉडुलस है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्योर टॉर्जन टी अपॉन में जे, टाउ अपॉन में आर, जी थीटा अपॉन में आर। टी जो है टॉर्जन है, जे पोलर मॉडुलस और टाउ जो है शियर स्ट्रेस, आर जो है आर रेडियस, जी हो गया आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा हो गया एंगल ऑफ ट्विस्ट, एल जो हो गया लेंथ ऑफ द शाफ्ट। अब देखो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ई इंटू में आई इज इक्वल टू फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ओके, डायरेक्टली पूछा जाएगा फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होता है, तो ऑप्शन में ई आई होगा, उसको टिक कर दीजिए। नाउ आई अपन में वाई मैक्स जो होता है वो सेक्शन मॉडुलस, जिसको जेड से भी डिनोट करते हैं हम। जी और जे, जी है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जे हो गया आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका क्या, इसको बोलते हैं टॉर्जनल रिजिडिटी। इसी को लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो टॉर्जनल स्टिफनेस, या हम टॉर्जन को एंगल ऑफ ट्विस्ट से डिवाइड करेंगे तो इसको भी टॉर्जनल स्टिफनेस। अब इसको हम उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल इसका, तो टॉर्जनल फ्लेक्सिबिलिटी बोलेंगे इसको। टॉर्क रिक्वायर्ड और प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड शाफ्ट, सॉलिड शाफ्ट में जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है पाई/16 डी क्यू इंटू में टाउ। डी क्यू, डी जो है आपका डायमीटर हो गया, टाउ हो गया शियर स्ट्रेस। होलो शाफ्ट के लिए भी ऐसे ही दे रखा है पाई/16 डी क्यू, टाउ इंटू 1 में 1 माइनस के की पावर 4। के जो है स्मॉल जो इंटरनल डायमीटर हो गया, और डी जो हो गया आउटर डायमीटर। ठीक है, इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हैं पाई/16 टाउ इंटू में डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4 अपॉन में डी। ये सीधा फार्मूला भी आ सकता है, और इस पर क्वेश्चन शायद ही आए, क्वेश्चन सॉलिड शाफ्ट से न्यूमेरिकल बनते हैं, बट इससे जस्ट डायरेक्ट फार्मूला पूछा जा सकता है, बट उस टाइम पे हमें याद नहीं आता है या हम गलती से गलत टिक करके आ जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखना, गलती होने के बहुत चांस होते हैं इस क्वेश्चन में। जेड पी हो गया आपका पोलर मॉडुलस पाई/16 डी क्यू, और ये होलो के लिए जो है पाई/16 डी क्यू 1 माइनस के की पावर 4, के की वैल्यू स्मॉल डायमीटर जिसको इंटरनल डायमीटर बोलेंगे, और डी जो है कैपिटल डी वो आउटर डायमीटर। अब ये कनेक्शन आ गए, जो शाफ्ट के कनेक्शन होते हैं पैरेलल कनेक्शन में होगा
एंगल ऑफ ट्विस्ट इक्वल हो जाएगा और जो आपका टॉर्क जेनरेट हो रहा है वो ऐड होंगे। तो जो पैरेलल के कनेक्शन है वो ही जनरली पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। सीरीज कनेक्शन में आ सकता है, तो सीरीज में जस्ट उल्टा हो जाएगा। ओके, नाउ सेकंड पेज पे चलते हैं हम। नाउ कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्क। जो कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्क में क्या रिलेशन है, तो मैक्सिमम इसमें पूछा जाता है, दो वैल्यू दिया होगा, तीसरा निकालना होता है। तो जो टी मैक्स होगा वो होता है टी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस टी यू स्क्वायर। टी मैक्स हो गया मैक्सिमम टॉर्क, ये हो गया एम बेंडिंग मोमेंट, और टी हो गया टॉर्क। टी मैक्स को टी इक्विवेलेंट से भी पूछा जा सकता है। ऐसे ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हाफ इंटू में एम प्लस में अंडर रूट में एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। और नाउ बेंडिंग स्ट्रेस 32 m अपॉन पाई डी क्यू और शियर स्ट्रेस 16t अपॉन में पाई डी क्यू। इसमें भी रिलेशन पूछा जाता है कभी कभी, अगर हम इधर केस में बेंडिंग मोमेंट और टॉर्क दोनों सेम है तो बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस में क्या रिलेशन आएगा। ठीक है, तो हम सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे, उससे रिलेशन आ जाएगा। नाउ थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल, 1000 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका होगा एसएससी जेई में, और भी जितने भी जेई लेवल के एग्ज़ाम है एक न एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो सरकमफेरेंस और हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला पी डी अपॉन में 2t। पी हो गया प्रेशर ऑफ द विसल, डी हो गया डाया ट्वाइस अपॉन में टी हो गया थिकनेस। ओके, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जस्ट उसका 4 आ जाएगा, पी डी अपॉन में 4t। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सिग्मा सी माइनस में सिग्मा एल अपॉन में टू, तो पी डी अपॉन में 80। स्ट्रेन सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन पी डी अपॉन में 40 2 माइनस में म्यू, और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा पी डी अपॉन में 40 1 माइनस में 2 म्यू। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, ये सेम वैल्यू होगा पी डी अपॉन में 40, बस इसको आपको ध्यान रखना है पॉइजंस रेशियो में क्या डिफर आ रहा है। 2 माइनस में म्यू, 1 माइनस में 2 म्यू, 5 माइनस में 4 म्यू। इसमें आपको रेशियो भी पूछा जा सकता है, तो जस्ट उसमें वैल्यू दिया होगा बहुत सारा, एक पॉइजंस रेशियो दे दिया होगा और पूछेगा कि दोनों का रेशियो बताओ। तो उस कंडीशन में याद रखना ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे, बस हमें म्यू का वैल्यू पुट करना है। ये नहीं कि सभी वैल्यू पुट करने लग जाना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और फिर उसके बाद वो काफ़ी कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन बहुत लेट सॉल्व होगा। तो ध्यान रखना है वैल्यू दोनों का सेम है, कट जाएगा पी डी अपॉन में 40 और म्यू की वैल्यू रख दो, वहाँ पे आ जाएगा आंसर, बहुत ईजी। थिक सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल, सिग्मा सी प्लस में सिग्मा आर इक्वल टू 2a। सिग्मा से सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस हो गया, आर जो रेडियल स्ट्रेस होता है, और इसका पता ही है थिक सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल का क्राइटेरिया डी अपॉन में टी लेस देन 20। सिग्मा सी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ए प्लस में बी अपॉन में आर स्क्वायर, रेडियल स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ये भी पूछा जाता है। टेंसाइल स्ट्रेस होता है जो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस लग रहा है, और रेडियल स्ट्रेस में कौन सा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा होता है। तो हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकते हैं, बस लैंग्वेज को आपको समझना है आराम से। लेम्स इक्वेशन से आया ये फॉर्मूला। अब देखो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू इंटरनल प्रेशर, इंटरनली प्रेशर लग रहा हो, देखो इंटरनली लग रहा है ना, पी जो है इसका डायरेक्शन अंदर से देख रहे होगे सेंटर में यहाँ पे। तो इस कंडीशन में जो स्ट्रेस जनरेट होता है इसको याद रखिए, रेडियल स्ट्रेस नीचे की तरफ जा रहा है और ये जो प्रेशर का है ये ऊपर जा रहा है, और ये जो इंटरनल डायामीटर पे है मैक्सिमम प्रेशर लग रहा है और उससे सबसे आउटर डायामीटर पे है 0 लग रहा है। ऐसे ही जो आपका सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस है इस पे भी ध्यान रखना है। जब ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, जब एक्सटर्नली लग रहा है प्रेशर तब क्या कंडीशन होगा, तो ये देखियो इंटरनल डायमीटर पे जो है वहाँ पे 0 लग रहा है, और मैक्सिमम ये दोनों का सेम ही है सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, जस्ट साइन चेंज हो गया, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस में चेंज हो गया। यहाँ से भी
लैंग्वेजेस में पूछे जाते हैं। बस हम देखो, आप जस्ट ग्राफ देख लो, उसके बाद आपको खुद ही पता पड़ जाएगा। ज़्यादा लैंग्वेज को रटने की ज़रूरत नहीं है, इस ग्राफ से ही पता पड़ जाएगा। और यही काम का चीज़ भी है। डेरिवेशन में आपको ये डेरिवेट करके बहुत से एक दो फार्मूले बनते हैं, वो आपके मेंस में पूछे जाते थे, एसएससी जेई मेंस में। अब तो उसको भी कर दिया है, वो एमसीक्यू टाइप का ही। जस्ट आपको ये ध्यान रखना है, काम की चीज़ें लो, बाकी हमें, क्योंकि हमें जॉब निकाल से मतलब है, गवर्नमेंट जॉब निकालने से। नॉलेज भी लेना है, लेकिन अभी जो काम है, जब लास्ट टाइम पे हो तब तो यार सब कुछ हम नहीं समझा सकते ना। वो भी मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जैसे जैसे आप इसको शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, फिर मैं भी अच्छे से पढ़ाऊँगा, डीपली पढ़ाऊँगा। लेकिन ये जो अभी काम की चीज़ें, इस पे ध्यान रखो भाई। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल लोडिंग, ग्रेजुअल लोड की कंडीशन में सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2E इंटू में वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। सडन लोड लग रहा होगा तो ट्वाइस हो जाएगा, 2P अपॉन में देखो सिग्मा जी हो गया 2 सिग्मा जी, यानी सिग्मा जी यानी ग्रेजुअल के कंडीशन में। इम्पैक्ट लोड इम्पैक्ट फैक्टर इंटू में सिग्मा जी। इम्पैक्ट फैक्टर याद रखना, अंडर रूट में 1+2 AEH अपॉन में WL प्लस में 1। ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई हो गया यंग्स मॉडुलस, एच हो गया हाइट से, किस हाइट से वो इम्पैक्ट लग रहा है, डब्ल्यू हो गया लोड, एल हो गया लेंथ। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शियर, यू इक्वल टू टाउ स्क्वायर अपॉन में 2G इंटू में वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, और ड्यू टू टॉर्जन स्ट्रेन एनर्जी तो टाउ स्क्वायर 4G इंटू में वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट। भाई दोनों को ध्यान से याद रखना, बहुत कन्फ्यूज़न होता है शियर के कंडीशन में और टॉर्जन के कंडीशन में। एकदम दिमाग में बैठा लो, फिक्स कर लो एकदम भेजे में। होलो जब लग रहा हो तो होलो शाफ्ट हो तो क्या होगा, तो सिंपल सा है, वही है, बस यहाँ पे चेंज हो गया, डी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर इंटू में वॉल्यूम ऑफ होलो शाफ्ट। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग, यहाँ से हम स्ट्रेन एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 0 to L। बस ये डायरेक्ट अगर पूछा जाए तो आप ध्यान रखना, क्योंकि TCS के क्वेश्चन है, जो NCL एग्ज़ाम है, SSC JEE एग्ज़ाम है, इसरो के भी आने वाले हैं, तो उसमें वो TCS ही ले रहा है इस बार। वैसे ऐसे टाइप के पूछ लेता है, उस टाइम पे हमारा दिमाग काम नहीं करता है, हम पहले बहुत रहते हैं इसमें कि हम कर देंगे, एग्ज़ाम हो जाएगा। ये छोटे छोटी सी चीज़ें हैं, ये इसको हल्के में मत लेना है 2 स्लाइड को, बहुत ही काम की चीज़ है। दिमाग में भेजे में घुसेड़ के जाना, उससे जाने से पहले बहुत काम आएगा भाई। क्योंकि जब मैं भी जाता था तो मैं इसी नहीं से काम कर लेता था अपना। मैंने पहले डीपली पढ़ा, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग जिन लेवल पे पढ़ा, उसके बाद मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। शॉर्ट नोट्स को भी क्विक नोट्स में जेनरेट ख़त्म कर दिया कि हमें जाने से पहले कम से कम मेरे पे 5-6 घंटे भी होना, तो मैं उस सारे सब्जेक्ट जितने हैं उसको लपेट लूँ, तो मेरा पेपर आराम से बढ़िया जाता था हर बार। सारे एग्ज़ाम निकाल ले, UP RVNL SSC JEE प्रीलिम्स 3 टाइम्स निकाल दिए भाई, BIS का निकाला, काफ़ी सारे हैं, शॉर्ट्स में भी देख सकते हो मेरे। ठीक है, तो जस्ट हमें डिकोड करना चाहिए एग्ज़ाम, हमारे जो एग्ज़ाम है वो चाहता क्या है भाई। ठीक है, वो PhD VHD नहीं चाहता, वो उसे भी पता है कि बंदे में भाई लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए और सॉल्व कर दे आराम से, वो क्वेश्चन देख के एकदम क्लैरिटी होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो स्प्रिंग के लिए क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, टाउ इज इक्वल टू 16 WR पाई DQ। यहाँ से भी भाई बहुत एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, बट ये अगर क्वेश्चन आप कर दोगे तो दूसरे बंदों से लीड ले जाओगे, क्योंकि ये जल्दी कोई पढ़ता नहीं है, और ये क्वेश्चन आता है तो बहुत टाइम गलत होता है, तो ध्यान रखना भाई। 8WD पाई DQ, और R है तो ये तो सिंपल सा है, R इक्वल टू D/2 है तो 8WD पाई DQ हो गया। ठीक है, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है 16WD² NGD की पावर 4। N जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, W जो है वो आपका लोड है, D हो गया टाया, G हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, D और स्मॉल d हो गया इंटरनल डायमीटर। तो अब ये देखो डिफ्लेक्शन, इससे भी भाई कई बार आए हैं, सीधा सीधा रेशियो पूछ लेगा, या तो
जैसे स्मॉल डी की वैल्यू है उसको कह देगा D/2 है, कैपिटल D/2। अब इसमें वो फाइंड कर दो रेशियो क्या होगा, लोड दे देगा वैल्यू, उससे निकाल दो। तो AWDQN अपन में GD⁴। अब ये देखो कि दे रखा है स्टिफनेस, जिसको स्टिफनेस की वैल्यू होती है लोड अपॉन में डिफ्लेक्शन। ये वाला फॉर्मूला है नीचे वाला, ये गलत है, मैंने ऊपर वाला काट रखा है, ध्यान से देख लो, कंफ्यूज मत होना। ऐसे भी आता है भाई क्वेश्चन, स्टिफनेस क्या होता है, लोड अपॉन में डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन अपॉन में लोड। अब तुम दो ऑप्शन तो उधर के काट दोगे, लेकिन ये दोनों में फंसोगे। डिफ्लेक्शन अपॉन में लोड होता है या लोड अपॉन में डिफ्लेक्शन, पक्का डाउट होता है यार, हमें होता था। अब और कौन सा है भाई, ये देखो, इससे निकाल सकते हो स्टिफनेस की वैल्यू आ गई GD⁴ DQN। स्टोर्ड इंटरनल एनर्जी τ² 4G इंटू में वॉल्यूम। स्प्रिंग इन सीरीज कंडीशन में 1/K 1/K1 प्लस में 1/K2। स्प्रिंग इन पैरेलल कंडीशन में देगा, स्टिफनेस की दो वैल्यू दे देगा, जोड़ के हटाओ। स्प्रिंग इंडेक्स एक डी जो हो गया कैपिटल मीन कॉइल डायमीटर, स्मॉल डी हो गया वायर डायमीटर। इधर भी जो कैपिटल डी है वो मीन कॉइल डायमीटर है, स्मॉल डी है वायर डायमीटर। वॉल्स करेक्शन फैक्टर बहुत एग्ज़ाम में है भाई, UPR UNIL JEE का 2021 का एग्ज़ाम था, थर्ड शिफ्ट, उसमें भी देख लेना, ये क्वेश्चन आया था। 46 - 1 46 - 4 प्लस 0.615 अपॉन में C। ओके, C आपको पता ही है, स्प्रिंग इंडेक्स होता है मीन कॉइल डायमीटर अपॉन में वायर डायमीटर। अब इन्हीं 4-5 देखो इस स्लाइड में ही कितने आ जाएंगे, स्प्रिंग इंडेक्स पूछ लेगा या तो, ठीक है, वॉल्स करेक्शन फैक्टर पूछ लेगा, फिर उसके बाद स्ट्रेस की वैल्यू पूछ सकता है, शियर स्ट्रेस की 8WD अपॉन πDQ इंटू में K, ये वॉल्स करेक्शन फैक्टर है, ठीक है। फिर ये यहाँ से भी आए हैं भाई, शियर स्ट्रेस फैक्टर बोलते हैं 2C प्लस में 1/2C, ध्यान रखना, ठीक है भाई। पूरा ये करवा दिया है मैंने सोम का, और कल वाले वीडियो में मैंने SFD BMD का अलग से करवा दिया था। तो एक आध क्वेश्चन ही बाहर आ सकते हैं इसमें से, बाकी इसी के बेस पे होगा, बस वर्ड्स को इधर उधर कर देगा, लैंग्वेज को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देगा, बाकी क्वेश्चन इधर से ही आने हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, वैल्यू को जितने वैल्यू हैं उसको गिवन करो, गिवन वैल्यू जी की वैल्यू जो भी दे रखा है उसको, फिर देखो इसमें कौन सा एक वैल्यू जो है वो हमें निकालना है, आराम से हो जाएगा। तो चैनल को भाई लाइक और सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितना शेयर करोगे आने वाले वीडियो में मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा, हर एक सब्जेक्ट का एक बढ़िया से शॉर्ट रिविजन, जितने भी है उसके ऊपर क्वेश्चन। तो आपका पूरा जितना भी है वनडे एग्ज़ाम वाला ना, वो उसका जो फियर है वो आराम से ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस टू क्रैक मल्टीपल एग्जामिनेशंस फॉर टेक्निकल। थैंक यू।